नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से कहानियों के सिलसिले में। उम्मीद करता हूँ आप, आपकी फैमिली खुश होंगे, अच्छे होंगे। आज की कहानी है यूपी के बांदा और मुंबई के इर्द-गिर्द की। एक ऐसी कहानी जहाँ पुलिस एक कत्ल की खोजबीन कर रही होती है, बिना किसी क्लू के। वो भी इस बात से अनजान कि एक दूसरा कत्ल, एक दूसरी कहानी उनका मौके पर इंतज़ार कर रही है। मुंबई महाराष्ट्र के पास एक इलाका है गोवंडी। इस गोवंडी इलाके में एक सुनसान जगह पर एक कुआं है। आमतौर पर इस जगह पर कोई जाता नहीं है, तो लोग इसे भुतहा कुआं भी कहते हैं, क्योंकि आसपास कोई बस्ती नहीं है, कोई आता-जाता भी नहीं है। अब देखा जाता है जब बच्चे घर से खेलने निकलते हैं, तो कुछ देखते नहीं हैं, बस चल पड़ते हैं। तो एक रोज़ गाँव में बच्चे निकलते हैं और खेलते-खेलते इस कुएँ के पास आ पहुँचते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, चारों तरफ हल्ला मचा रहे हैं, मौज-मस्ती कर रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि कुएँ में थोड़ा पानी है। फिर वो चेक करते हैं, देखते हैं पानी भी कम है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इस कुएँ में नहाएँगे। अब सब बच्चे कुएँ में उतर पड़ते हैं, जाते हैं, नहाते हैं। तभी उनमें से एक बच्चे का हाथ किसी चीज़ से टकराया। अब वो थोड़ा झुकता है, थोड़ा अंदर जाता है। वो देखता है कि कुछ सॉफ्ट सी चीज़ उसके पैर को छू रही है बार-बार। अब जैसे ही वो उस चीज़ को उठाने की कोशिश करता है, वो उसको उठाता है और वो देखता है एक इंसानी हाथ उसके हाथ में है। बच्चों की चीख निकल जाती है। उनको यकीन हो जाता है कि ये कुआँ यूँ ही भुतहा नहीं कहा जाता, ये सच में भुतहा है। उस हाथ को देखकर सारे बच्चे चीख पड़ते हैं और अपने घर की तरफ भागते हैं। अब वो सारे बच्चे अपने घर पहुँचते हैं, सारा हाल बताते हैं। तो पहले तो उनकी बात पर कोई यकीन करता नहीं, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि क्योंकि हमने इसको भुतहा कहा है, तो बच्चे मज़ाक कर रहे होंगे या फिर इनका कोई वहम होगा। पर कुछ लोग उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं और पुलिस को खबर करते हैं, क्योंकि ये कुआँ भुतहा कुआँ कहा जाता था। तो कोई इस कुएँ में जाना नहीं चाहता था। पुलिस मौके पे पहुँचती है, आती है, गाँव वालों के साथ उस कुएँ के पास जाती है। पुलिस की एक टीम उस कुएँ में उतरती है और एक लाश वहाँ से निकल के आती है। एक इंसानी लाश, एक आदमी की लाश। अब पुलिस आस-पास की जगहों की छानबीन करती है, देखती है कुछ अगर सबूत सुराग मिले तो। आस-पास देखती है कि कुछ शराब की बोतलें पड़ी हैं। आमतौर पर लोग वहाँ पर आते कुछ शराबी शराब पीते होंगे। थोड़ा और आगे जाती है, फिर कुछ शराब की बोतलें मिलती हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं, तो देखते हैं कि एक बैग उन्हें पड़ा हुआ मिलता है। उस बैग के अंदर एक पर्स होता है। उस पर्स के अंदर एक पर्ची पुलिस को मिलती है। ये पहली कामयाबी पुलिस को मिलती है। पुलिस को लगता है कि शायद इस पर्ची का कोई कनेक्शन हो इस कत्ल से। अब जब वो पर्ची खोलती है, तो उस पर्ची में उन्हें एक नंबर मिलता है, एक मोबाइल नंबर। पुलिस को लगता है कि शायद इस मोबाइल नंबर का कोई कनेक्शन हो इस कत्ल से। पुलिस नंबर पे कॉल करती है, फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। पुलिस को नाकामयाबी हाथ लगती है। पुलिस बार-बार कॉल करती है, फिर भी स्विच ऑफ जाता है। बहुत समय रुक के कॉल करती है, फिर भी स्विच ऑफ जाता है। अब पुलिस को लगता है कि एक सुराग मिला, पर उससे भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो पुलिस सोचती है कि क्यों ना इस नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाए, सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। अब उसका पूरा रिकॉर्ड निकाला जाता है। तो जो उस नंबर पर लास्ट कॉल आई थी, वो एक इनकमिंग कॉल थी। मतलब किसी ने उस नंबर पर, जो नंबर उस पर लिखा हुआ है, उस पर कॉल किया हुआ था।
अब पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है। इत्तेफ़ाक से कोई फ़ोन उठा लेता है। पुलिस बोलती है कि आप कौन? सामने वाला बोलता है कि आप कौन? पुलिस सारा हाल बताती है कि एक पर्ची मिली है, पर्स के अंदर से एक लाश है, जिसमें ये नंबर लिखा हुआ था। पुलिस वो नंबर बताती है और पूछती है, "क्या आप इस नंबर को जानते हैं?" तो वो कहता है कि, "हाँ, ये तो मेरे दोस्त का नंबर है, करण का।" तो यहाँ पुलिस को पहली कामयाबी मिलती है। अब वो पूछते हैं कि, "क्या हमारी बात करण से हो सकती है?" तो बोलते हैं कि, "करण तो यहाँ है नहीं।" तो फिर वो तो ससुराल गया है, मुंबई, बात कैसे होगी? फिर पुलिस कहती है कि ठीक है, हम कुछ फ़ोटोज़ भेजते हैं, हुलिया दिखाते हैं, कपड़े दिखाते हैं। आप बताइए कि क्या आप इनको जानते हैं या नहीं? पुलिस कुछ फ़ोटोज़ भेजती है, शक्ल की फ़ोटो भेजती है, कपड़ों की फ़ोटो भेजती है। वो इंसान पहचान लेता है, कहता है कि हाँ साहब, ये मेरा ही दोस्त है करण। अब पुलिस को पहली कड़ी मिल चुकी थी। ये करण था बांदा जिले का रहने वाला, यूपी में, बांदा का। पुलिस सारा पता लेती है उस इंसान से। अब पुलिस की एक टीम करण के घर पहुँचती है, बांदा। घरवालों से पूछताछ करती है। घरवाले कहते हैं कि करण तो मुंबई गया था, पता नहीं कुएँ तक कैसे पहुँचा। करण और गुलनाज़ इन दोनों ने शादी की। गुलनाज़ जो कि मुंबई से है, उसके कुछ रिश्तेदार बांदा में रहते थे। उसका इसी चक्कर में बांदा आना-जाना लगा रहता था। इसी बीच एक बार उसकी मुलाकात होती है करण से। दोनों हम-उम्र, बातें होती हैं, दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग शादी करेंगे। अब करण हिंदू, गुलनाज़ मुस्लिम, शादी कैसे? घरवाले इसके टोटली अगेंस्ट। जैसे-तैसे करके ये अपने माँ-बाप को समझाने की कोशिश करते हैं, दोनों पढ़े-लिखे। तो करण के घरवाले मान जाते हैं, गुलनाज़ के नहीं मानते। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, बच्चे अगर एक-दूसरे को पसंद करते हैं तो वो धर्म नहीं देखेंगे, शादी करवा देंगे। इस चीज़ के चलते करण के घरवाले इन दोनों की शादी करवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुलनाज़ मुंबई में अपने घर से निकल जाती है, कह के कि वो मुंबई में ही है और वहाँ से निकल जाती है बांदा और भागकर शादी कर लेती है। अब जब ये शादी कर लेते हैं, इस बीच गुलनाज़ अपनी माँ को फ़ोन भी करती है, मनाने की कोशिश भी करती है, पर उसकी माँ नहीं मानती क्योंकि उसको भी पता था कि उसके पिता कभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। वो भी हैरान कि कह के तो घर से बाहर मुंबई गई थी, पर निकल गई बांदा, भागकर शादी कर ली। तो गुलनाज़ के घरवाले ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। अब कुछ समय बाद गुलनाज़ के घरवाले एक रोज़ फ़ोन करते हैं करण को। कहते हैं कि बेटा अब क्योंकि तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ही ली है, तो हमने भी सोचा है कि तुम लोगों को माफ़ कर दें, क्योंकि शादी हो ही गई है तो कब तक नफ़रत रखें। पर शादी के बाद लड़की को अपने मायके भी आना होता है, तो उसे तुम लेकर आओ अपने साथ, यहाँ पर रुको, थोड़ा समय बिताओ। अब ये सुनकर दोनों बड़े खुश होते हैं कि गुलनाज़ के घरवालों ने भी उनको स्वीकार कर लिया है और एक इन्विटेशन दिया है मुंबई आने का। दोनों मुंबई चले जाते हैं, करण और गुलनाज़। अब जैसे ही वो गुलनाज़ के घर पहुँचते हैं, उनकी खातिरदारी होती है, बातें-शातें होती हैं और उन्हें पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया है। तभी गुलनाज़ के घर पर गुलनाज़ के पिता, गुलनाज़ की माँ, उसके 3 भाई जिसमें माइनर भी है, ये सब करण से मिलते हैं। फिर तभी ये लोग कहते हैं कि चलो करण, तुम्हें बाकी लोगों से भी मिलाते हैं। ये बात है करीब शाम की।
तो ये लोग गुलनाज के पिता, गुलनाज के 3 भाई जिसमें एक माइनर भी है और 3 और लोग करण को गाड़ी में बिठाते हैं और आधी रात में लेकर जाते हैं कि चलो बाकी लोगों से भी मिलकर आते हैं। ये लोग करण को बिठा देते हैं और लेकर चले जाते हैं एक गोवंडी के सुनसान इलाके में, इसी कुएँ के पास। जब ये इस कुएँ के पास पहुँचते हैं, करण को चाकू से गोदते हैं, उसका गला काटते हैं। क्योंकि इन्हें पता था कि ये कुआँ भूता है, यहाँ कोई आता-जाता नहीं है, तो उसकी लाश को उस कुएँ में फेंक आते हैं। सोचते हैं कोई यहाँ आएगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा और करण के पास जो बैग वग़ैरह होता है, उसको इधर-उधर फेंक देते हैं, ये सोचकर कि यहाँ कोई तो आता नहीं है और यही गलती वो करते हैं। क्योंकि उस बैग में एक पर्स था, पर्स में एक पर्ची, पर्ची में एक नंबर। अब ये लोग सोचते हैं कि काम निपट गया है, यहाँ कोई आएगा नहीं। अब ये सब लोग अपने घर जाते हैं वापस। अब जब ये लोग घर पहुँचते हैं, तो गुलनाज़ घर पर इनका इंतज़ार कर रही होती है। पूछती है कि करण कहाँ है? साथ तो तुम्हारे ही गया था। तो ये लोग कहते हैं कि करण किसी के साथ है, तो चलो तुम्हें भी मिलवाते हैं, तुम्हें भी करण के पास लेकर चलते हैं। गुलनाज़ उनका यकीन कर लेती है। वो फिर से गुलनाज़ को उसी कार में बिठाते हैं। रात के अंधेरे में, आधी रात में, ये लोग गुलनाज़ का गला दबाते हैं और इस बार वो गाड़ी को गोवंडी ना मोड़कर नवी मुंबई की तरफ मोड़ देते हैं, एक सुनसान इलाके में। गुलनाज़ का गला घोंटकर सुनसान इलाके में फेंक देते हैं। अब ये सब गुलनाज़ के पिता, 3 भाई और 3 और लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि बेवफ़ाई का यही अंजाम है। किसी दूसरे धर्म में शादी करने का अंजाम यही है, इन्होंने बिल्कुल सही किया और किसी को पता नहीं चलेगा। ये सोच के वो सब अब घर आ जाते हैं। अब पुलिस की एक टीम गुलनाज़ के घर पहुँचती है। गुलनाज़ के घरवालों से पूछताछ करती है। गुलनाज़ के पिता, 3 लोग और 2 माइनर, इन्हें गिरफ्तार करती है। अब इन पे मुकदमा चलता है, आज भी चल रहा है। पता नहीं लोग इस हद तक कैसे पहुँच जाते हैं कि वो अपने बच्चों तक की जान ले लेते हैं। तो बस यही था आज की कहानी में। ऐसे ही आप लोग अपनी कहानी भेजते रहिए। लाइक, कमेंट, अपनी राय मुझे बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।